खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ सईद काजी और आज हम नासाजी तबाह के बायस भट्टी साहब हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला बस फ्लू है ज़रा कुछ, इसलिए इंशाल्लाह कल तक हमारे साथ होंगे। मगर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब समी इब्राहिम साहब, मुमताज़ साफ़ी और कार। थैंक यू वेरी मच। और मज़ीद गेस्ट भी साथ साथ हम आपको कुछ खबरें मैं पहले अर्ज़ कर दूं और फिर समी साहब का बेलाग तजिया इस पर लेते हैं। ये 35 इस्तीफ़े एकदम से मंजूर कर लिए गए। एक कोई भगदड़ सी मच गई थी, लगता है फौरी तौर पर हो ही नहीं रहे थे और हुए तो ऐसे हुए कि जैसे होने ही वाले थे। इस पे बात करेंगे। राना सनाउल्लाह लंदन गए हैं, क्या मसाइल हैं? नून लीग के अंदर कुछ फर्मेंटेशन की खबरें आ रही हैं, क्या सिलसिला है? इलेक्शन अप्रैल में होगा या अक्टूबर में होगा? और साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद PDM इन सीटों पर कॉन्टेस्ट ना करे जो खाली हुई हैं। वर्ल्ड बैंक, ये असल खबर है, ने कर्जा रोक लिया है। वतन अजीज़ कैसे चलेगा और मैशत के क्या मामले हैं? आखिर में हम डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से बात करेंगे, मुमताज़ मैशतदान है। समी इब्राहिम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द शो। देखें, एक तो हो ही नहीं रहे थे, एक एक को बुलाएंगे, देखेंगे उनका जो है, हम जो है ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, इस तरह की मतलब बातें हो रही थी। और उसके बाद फौरी तौर पर हो गए। तो ये अल्लाह ताला ने कैसे आसानियाँ पैदा कर दी हमारे लिए? काजी साहब, ये अल्लाह ताला तो सबके लिए आसानियाँ पैदा करता है, लेकिन ये इंसान ही है जो अपने लिए आसानियाँ पैदा करता है और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। ठीक। बुनियादी तौर पर जब इमरान खान साहब ने पंजाब में इनको शिकस्त दी, परवेज़ इलाही साहब ने वोट ले लिया कॉन्फ्रेंस का और उसके बाद फिर असम्बली डिज़ोल्व की और उन्होंने कहा कि अब हम KPK और पंजाब असम्बली तो हमने कर ली, अब हम आएंगे कौमी असम्बली। और वहाँ पर आपको पता है कि कॉन्फिडेंस का वोट भी कहा जा सकता था, अदम एतमाद के लिए भी हो सकता था। और फिर आपको पता है कानून ये कहता है कि रन ऑफ इलेक्शन में अगर आपके पास 172 नहीं भी हैं तो जिसके पास मेजॉरिटी है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। और ये इमरान खान साहब ने ये पता इसलिए फेंका कि वज़ीर-ए-आज़म अगर वो बन गए तो उनकी कोई पार्टी का जब बंदा बन गया तो वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगा। ये तो खैर बहुत दूर की बात थी, लेकिन इतने ज़्यादा अननर्व हुए हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है उनके साथ ही है इस वक्त, कि उन्होंने फौरी तौर पर 35 जो नशिस्तें हैं उनको वहाँ से PTI के लोगों को डी नोटिफाई कर दिया ताकि किसी भी सूरत में हुकूमत इनके पास ना जा सके। लेकिन अभी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी कायद, क्योंकि तकरीबन 70 MNAs हैं जिनके इस्तीफ़े अभी एक्सेप्ट नहीं हुए, तो अभी भी जो बॉल है वो अभी भी जो बेसिकली जो असल जिसका अपर हैंड है वो इमरान खान साहब हैं। और अब देखें ना, 35 नशिस्तों में ज़िमनी इंतखाब, अभी आपने फरमाया कि जो नून लीग के PDM के जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए इतने पैसे भी हम नहीं लगा सकते और अगर मुकाबले में इमरान खान है तो हमारे तो जीतने का भी कोई चांस नहीं है, तो इसलिए हम इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। ये नहीं है कि PDM ने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनके जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट होल्डर हैं, उन्होंने फौरी तौर पर यह कह दिया कि साढ़े वाल ना वेख्या जे, ये अपना मामला आप ही निबेड़ो। तो इलेक्शंस के हवाले से जो स्ट्रेटेजी बनाई थी इमरान खान ने, मुझे ये लगता है, मैं जो इस वक्त कराइन है वो ये बता रहे हैं कि ये अप्रैल में ही इंतखाबात हो जाएंगे। PDM शहबाज शरीफ अपनी जो हुकूमत है उसको 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं खींच सकते। लेकिन समी साहब, आपको याद है ना कि बड़ा पुराना उस वक्त आप बड़े पॉलिटिकल वर्कर भी हुआ करते थे, हमें बताया जाता था उस ज़माने में 85 की बात, 88 की जनरल ज़िया की, कि जब तक मुस्बत रिजल्ट नहीं आने की तवक्को हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो क्या पता मुस्बत रिजल्ट की वजह से रोक लिया जाए। मगर आप इस्लामाबाद में हैं, ये बताएं कि क्या हो रहा है। और इस वक्त एक अजीब कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, जो एक ज़ाहिर है जहाँ द पावर दैट बी जिसे कहते हैं। तो कहानी क्या है? पंजाब में जब हुआ तो हमें लगा कि जी एक न्यूट्रलिटी आ गई है, तो अब क्या मामला हैं आगे? कैसे आपको डायरेक्शंस क्या नज़र आ रही है? आप देखें, सिंध का जो बल्दियाती इंतखाबात हुए वो आपके सामने है। एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी की थी, नताइज तब्दील किए गए। और आप ये देखें कि खुर्रम शेर ज़मान को, जो PTI के MPA भी हैं, उनको अपने मोहल्ले से हराया गया ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है, इमरान खान पॉपुलैरिटी लूज़ कर चुके हैं। फिर उसके बाद आप देखें आज क्या हुआ वहाँ पे। पहले तो शर्जील मेमन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सईद गनी साहब उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतहाई यानी वो शदीद जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं PTI के बारे में। और फिर
ये किमाड़ी में जो ऑफिस है जहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए थे नताइज के इंतज़ार में, वहाँ पर हमला हो जाता है। तो नताइज को तब्दील करने के लिए वहाँ पर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हैदराबाद और कराची में इस्तेमाल हुआ है, मुझे आप एक बात बता दें कि पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची में क्या किया है कि जिसकी वजह से लोगों ने इतना भारी मैंडेट उनको दिया है। 2018 में 14 सीट्स वहाँ पर पीटीआई ले गई। अब मुझे 2018 से अब तक कराची में क्या ऐसा काम हुआ है कि कराची के लोग निहाल हो गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दिया। या जमात इस्लामी की भी जो लीडरशिप है, क्या उसने तीर मारा है, क्या उन्होंने कमाल किया है सिराजुल हक साहब ने कि जनाब वो जमात इस्लामी को सारे वोट मिल गए। नताइज को तब्दील करने की कोशिश होगी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मस्बत नताइज अगर नहीं आ रहे होते तो इलेक्शन नहीं होता, और ये पीडीएम वाले कर रहे हैं, लेकिन इनके बस में नहीं है। बाहर से ये चक्कर लगा के आ गए हैं, पैसे इनको नहीं मिल रहे। अभी आपने खुद फरमाया कि वर्ल्ड बैंक ने भी 1.1 बिलियन डॉलर को रोक दिया, तो वतन अजीज़ के मामलात कैसे चलेंगे? पैसा हमारे पास है नहीं, दुनिया हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। तो इस फिर इन हालात में इलेक्शंस तो होने ही होने हैं, भले मस्बत नताइज आएँ या ना आएँ, उनको ये रोक नहीं सकते। हाँ, जो कराची में हुआ असल जो चैलेंज है, ये वैसा पूरे पाकिस्तान में करने की कोशिश करेंगे। आपके साबका बास मोहसिन नकवी साहब को बना रहे हैं वज़ीर आला, जरदारी साहब ने नाम उनका दे दिया है। अब देख लें, अगर वो वज़ीर आला केयर टेकर बन जाएं या आहद चीमा साहब वज़ीर आला बन जाए केयर टेकर, तो इंतखाबात के नताइज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। अच्छा, वो तो जो सेठी साहब हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने पता नहीं कितने पंक्चर लगाए हैं, वो भी शर्मा जाएंगे जैसे ये इलेक्शन होंगे। भट्टी साहब भट्टी साहब मेरी आदत पड़ी हुई है। समी साहब ये बताएं कि देखें ये जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का सफ़र है, ज़्यादा मैं लंबा नहीं चाहता, चार लाइनों में बात करूंगा। मुजीबुर रहमान, उसको डिसएनफ्रेंचाइज किया हमने, बड़े मुस्बत नताइज निकले। भुट्टो साहब आ गए हैं, कहते हैं जी मेरे वोट ज़्यादा हैं। अच्छा, तो तेने वोट ज़्यादा तो आपको हम ताकत दे दें, फिर उसका नतीजा। और उसके बाद इंतहाई शानदार क़यादत माशाल्लाह मार्ज़ वजूद में आती है। अब आते आते चलते इमरान खान आ गया, वो कहते हैं मेरे वोट ज़्यादा हैं, कहते हैं वोट ज़्यादा तो पावर दे दी है। ये जो है सिलसिला, इसकी कहीं रुकता नज़र आता है। और देखें ना, इसकी वजह से आज हम कितनी बड़ी माशी कुव्वत भी बन गए हैं। तो विल इट कंटिन्यू, और हम इसको इस तरह जारी रहने देंगे? देखिए, अभी तक तो ये कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन मैं क्योंकि इमरान खान साहब के जो जलसे थे मैंने वो कवर किए। आई जस्ट वांटेड टू सी कि लोगों की आंखों में क्या है, उनके सवाल क्या हैं, उनका मूड क्या है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि अभी कोई बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में एजिटेशन नहीं हुआ, और उसकी वजह से जो एस्टेब्लिशमेंट है या ये ताकतवर लोग ये यही कह रहे हैं कि जी देखें लोग तो नहीं निकले, वज़ीराबाद में हमने गोलियां भी चलवा दी फिर भी लोग नहीं निकले, तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त एक वॉल्केनो की सी सूरत हाल है। और सईद काजी साहब, मैं आपको बताऊं, लोगों के घरों में आटा नहीं है, उनकी आग नहीं जल रही, चूल्हे नहीं जल रहे, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं। और मैं जहाँ जहाँ गया मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों ने मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वो मुझसे नहीं करते, ये मोहब्बत वो इमरान खान से करते हैं और उसी को दुआएं देते हैं। दो बातें करते हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि आप ये कसम उठा के वादा करें कि आप जो इमरान खान। समी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ रोक रहा हूँ। हमें सीनियर तजिया नगार और हमारे उस्ताद हारून रशीद साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हारून साहब। हजूर, ये सारी सिचुएशन तो आपके सामने है। मैं यही सवाल दोहरा देता हूँ, ऐसे लगता है कि हम जो एक अमल था डिसएनफ्रेंचाइज करने का, वो जारी रहता है। अब आप ये हुकूमत जो है वो कहते हैं जी हम इलेक्शन में 35 इलेक्शनों में भी नहीं जाएंगे। पहले यानी हर जगह पे एक वोल्टा फेस आ रहा है। तो आपको क्या नज़र आता है, ये मैशत है, ये सियासत है, हमारे आने वाले दिन कैसे होंगे हारून साहब? भाई, आने वाले दिन ऐसे ही होंगे जैसे ही हैं, इससे भी ख़राब होंगे, इल्ला ये कि कोई जामे लाहे अमल बन जाए। ठीक है ना? जी जी। और वो जामे लाहे अमल तो कोई बना नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज है, इमरान खान कंफ्यूज हैं और ज़ख्मी भी हैं, और लीडरशिप आपको पता है कैसी है पार्टी की। तो कचरा सारी पार्टियों में जमा है, तो कोई फौरी तवक्को तो नहीं है। और जब इस्टेब्लिशमेंट की तश्कील हो जाएगी, हमें मालूम नहीं है वो क्या सोच रहे हैं, तो
फिर कोई राय दे सकेंगे। अभी फिलहाल तो देखें ना, इन्फ्लेशन 30% है और तुर्की में यही सूरत हाल है, वहाँ 80% तक चली गई है। पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और इलेक्शन ये गैर यकीनी है। ये गैर यकीनी सूरत हाल जो है, फ्लूइड सिचुएशन, आपको पता बड़ी तबाही लाती है। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइए कि एक और ऐसा फैक्टर इन हुआ है, इस तरह बिफरी हुई है मैशत, और यूं लगता है कि बिफरी हुई मैशत जो है ये सारे स्क्रिप्ट जो हैं उनको परखचे उड़ाते चले जा रही है। तो ये जो फैक्टर इन हुआ है, अगर आने वाले दिनों में आप 30% कह रहे हैं, अगर हमें मिल जाता है प्रोग्राम IMF का, तो मेरे बड़े हफीज़ पाशा और दूसरे दोस्त बता रहे हैं कि 30% और बढ़ेगी प्रोग्राम से। क्या इसी तरह लोग सहते रहेंगे सब कुछ? ये बिल्कुल इसी तरह। इल्ला ये देखें ना, 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक तो ये है, ये मालूम होने चाहिए क्या FBR इस FBR के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। 1000-1500 अरब रुपए वो खा जाते हैं, इसका मतलब है 4000 अरब रुपए जाया हो जाते हैं। इसी तरह स्टेट एंटरप्राइज में आपको पता ही होगा कितने पैसे जाया होते हैं, मुख्तलिफ फिगर्स हैं, 3000 अरब रुपए तक हैं। तो अब आपका 7000 अरब रुपए तो ये गए। अगर इसकी किसी को फिक्र नहीं है, अपना शब्बरजादी कहते हैं कि 26,000 में से 2000 आदमी काम के हैं, तो बाकी 24,000 को घर बिठा के भी तनख्वाह दें तो शायद कोई बचत हो जाए। अब एक आदमी की जगह 4 आदमी हैं, 6 आदमी हैं और वो करप्शन कर रहे हैं, तो मुल्क इस तरह कैसे चल सकता है? मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। वो किसी में हिम्मत नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट में है, ना खान साहब मतलब इस तरफ आते हैं, कोई प्रोग्राम तो वो नहीं दे रहे। और जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से तो कोई तवक्को ही नहीं है। वो इनका सारी सियासी पार्टियों का काम है कि किसी तरह इख्तदार हासिल हो जाए, बस, इसके सिवा कोई। मुझे तो कोई मुल्क का मुकदमा लड़ने वाला नजर नहीं आता। अपना अपना पार्टियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, बल्कि पार्टियों का भी क्या, 2-4 खानदान है, इमरान खान एक शख्सियत है। लोगों को ये तवक्को है कि इमरान खान साहब कुछ बेहतरी ले आएंगे, ज्यादा लोग तो उनकी तरफ मायल हैं, लेकिन वो आएंगे तो तभी है ना। अभी तो फिलहाल तो ये मंसूबा ये नजर आता है कि सिंध बलोचिस्तान में तो बिल्कुल ही उन्हें रोका जाए, और यहाँ भी पंजाब में भी है कि परवेज इलाही साहब हों तो ठीक है, परवेज इलाही साहब नहीं होंगे तो यहाँ भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कराएंगे ये, या ये जो बातें हो रही हैं कि जी यहाँ पे जिस तरह कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ा है, बड़े माहिरीन चाहिए इस हालात से निकलने के लिए, इलेक्शन से कुछ दामन चुराने की बातें भी इशारतन हो रही हैं, तो ये ऐसा सीक्रेट भी कोई है जो जिस पर गौर हो रहा हो हारून साहब? काजी साहब, महातिर मोहम्मद ने कहा था एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि सियासत को समझना काफ़ी नहीं होता, मईशत को समझना पड़ता है। अब इनमें से कौन आदमी है जो मईशत को पहले तो यह कि समझता हो, फिर मुल्क के नुक्ता नज़र से प्रायोरिटीज बनाता हो। अब जहाँ ये मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से एक मंसूबा है 87 बिलियन रुपीज़ का मोटरवे तक अपना एलिवेटेड हाईवे बनानी है। अब आप बताइए कि 1% आबादी को उसकी ज़रूरत है, और 87 बिलियन रुपीज़ पंजाब का एजुकेशन का बजट नहीं है। जब आप इस तरह काम करेंगे, एक तो वसाइल कम है, फिर वसाइल जो है वो खर्च किस चीज़ पे होते हैं? 11,000 स्कूल हैं सिंध में जो बंद पड़े हुए हैं, और 1 लाख टीचर बकौल सिंध के वज़ीर तालीम के ऐसे हैं कि जिन्हें खुद पढ़ना लिखना नहीं आता। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। मसला सिर्फ ये नहीं है कि मैशत ख़राब है, मसला ये है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है। सिविल इदारों का हाल FBR का आप सर्च किया, पुलिस का हाल आपको पता है, अदालती निज़ाम आपके सामने है, और सिविल सर्विस जो कुछ करती है वो आपके सामने है। कोई मंसूबा, मुझे तो मईशत पे कुछ काम कर रहे हैं। खान साहब एक 14 रुकनी कमेटी बनाई है, तो वो कोई ठोस तजावीज़ उन्होंने बनाई हैं, तो काम करने से होता है ना। देखिए, कमरे में कूड़ा फैल जाए, क्रिकेट घर में सारे, तो ये खतरनाक बात ये नहीं है कि कूड़ा पड़ा हुआ, खतरनाक बात ये है कि उसी कूड़े में आप रह रहे हैं। समी साहब, आप कुछ इंटरजेक्ट करेंगे? हारून साहब से कुछ बात करना, पूछना या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि हमारे साथ हैं तो गनीमत है। बहुत अच्छी बात की है हारून साहब ने, और पूरा जो निज़ाम का नक्शा खींचा है वो ठीक है। मैं सिर्फ थोड़ा सा इनकी इजाज़त से इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में ये बात अर्ज़ करूँगा कि मसला पाकिस्तान का ये नहीं है कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है या यहाँ पर कोई इदारे नहीं है। टॉप पर जो लोग आते हैं उन्होंने हमेशा अपने मफादात को सामने रखा है। तो अगर इफ़ यू हैव अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान का जो पिछला दौर था उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें बहुत ही कोई ऐसी कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई, लेकिन मैं आज भी यकीन करता हूँ
कि अगर टॉप पे हमारे यहाँ 4 ईमानदार लोग आ जाएं तो 50% मसला हमारा उसी वक्त हल हो जाएगा। यहाँ पे ना कोई कवानीन की कमी है, ना ही कोई इदारों में कोई एफिशिएंसी की कमी है। मसला सिर्फ ये है कि वो एफिशिएंसी सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल की जाती है। जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर्स पर बिठा दिया जाता है और उनसे अपने काम लिए जाते हैं। तो अगर आप सज़ाओं का अमल सिर्फ शुरू कर दें और कानून के मुताबिक क्रॉस द बोर्ड लोगों को पकड़ के पहले 2 हफ्तों में सज़ाएँ सुना दें, तो मुझे लगता है कि ये निज़ाम बहुत जल्दी ठीक कर जाएगा। बड़ी ये पोटेंशियल कौम है, यही इदारे, यही निज़ाम और यही वो टाट के स्कूल है जहाँ से लोग पढ़कर बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े जीनियस ऑफिसर्स बने, लेकिन हमने अपने हाथों से उनको ख़राब किया। तो इफ़ वी हैव ए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द टॉप, तो कानून की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी पूरी कौम। ये सिर्फ 2 महीनों में सीधी हो जाएगी, लेकिन बंदा कोई हो। हारून साहब, मुझे एक उस्ताद का कौल याद आता है, हमारे लेफ्ट के दोस्त थे, कहते थे हुण तक कामयाब बंदा वेखने तो यकीन हो जाता है 2 नंबर होएगा। लेकिन ये इसको मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मगर साथ में एक आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का। इन दोनों बातों पर आपका टेक लूँगा, सुनाइए जी ज़रा इत्तेज़ाज़ साहब क्या। मुझे तो चांसेस नजर नहीं आते नवाज शरीफ के आने की, और उसकी वजह ये नहीं है असेंबलियां। नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो गया आना जब से उस पे इल्जाम लगा है कि उसने लंदन में एक प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी की, एक साजिश की, और उस लंदन की साजिश पर अमल करते हुए अरशद शरीफ को कत्ल किया गया और इमरान खान को गोलियां मारी गई। जी हारून साहब, दोनों बातें बाद में थोड़ी कर दूं कि यहाँ ऊपर जाने के लिए सीधी उंगली नहीं चाहिए, 2 नंबर ही होगा तो ऊपर जाएगा। एक राय है, गलत हो सकती है, इस पे आपका टेक। और सेकंडली जो इत्तेज़ाज़ साहब ने कहा है, देखिए सर, 3 चीजों से कारी साहब हम सीख सकते हैं, 4 चीजों से। एक कुरान मजीद है जो अल्लाह की किताब है जिसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज है जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और उनके अक़वाल और उनका तरीक़ाकार। तीसरा है तारीखी तजुर्बा जो रिकॉर्ड पे है पिछले 3000 साल का, और पिछले 100-150 साल की तो एक चीज रिकॉर्ड पे है। और चौथी चीज है कंटेम्प्रेरी दुनिया में कहाँ कहाँ कामयाब निज़ाम चल रहे हैं। तुर्की में कुछ बेहतरी हुई और मलेशिया में हुई, और चीन में तो एक इनकलाब अजीम बर्पा हो गया। अब आप क्या इन तजर्बात से सीखने के लिए तैयार हैं? कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता जो इस दर्जा फहम और बसीरत रखता हो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के दरमियान बैठे थे, उन्होंने कुछ लकीरें खींची टेढ़ी मेढ़ी, और फिर एक सीधी लकीर खींची और कहा यह है सिरात मुस्तकीम। अंग्रेजी में जो कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर तो आप दयानतदारी के साथ करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं समीर इब्राहिम साहब से एग्री करता हूँ, दुरुस्त फैसले कर लें तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हर जेन्युइन चीज ग्रेजुअल होती है, बाय प्रोसेस होती है, एक दिन में नहीं होता। ईंट पे ईंट रखी जाती है तो मकान बनता है, तो रातों रात नहीं बन सकता। आप वो आखिरी साल में खान साहब की पॉलिसियां ठीक थी, सेहत कार्ड भी था, कोरोना से भी फाइट कर लिया, दरख्त भी लगा दिए, डैम भी बनाने शुरू कर दिए, आपने उखाड़ के फेंक दिया सब कुछ। कुछ उम्मीद बन चली थी, कोई रोशनी नजर आ रही थी। सवाल ये है कि सियासतदानों के हाथ में मामला है ही नहीं, मामला है इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। जिसके पास ताकत है उसी के पास है ना। और आपको पता होगा कि वजीर दफा ने टेलीफोन किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो टेलीफोन खैरियत पूछने के लिए तो नहीं किया होगा ना जी। तो अब आपने अगर अमेरिका की गोद में बैठना है तो फिर उसकी प्राइस है। आपकी ना को फॉरेन पॉलिसी वाज़े है, ना को माशी पॉलिसियां वाज़े हैं। इलेक्शन का आज आप इलेक्शन की तारीख दे दें, चाहे वो 8 महीने बाद की हो, तो स्टेबिलिटी का आंसर शुरू हो जाएगा। अभी तो पहले लोग प्लाट खरीदे थे, अब तो प्लाट भी नहीं खरीद रहे, अब तो सोना खरीद रहे हैं। और ज्यादातर पैसा मुल्क से बाहर, $10 बिलियन तो पहले हर साल जा रहा था जब हालात कदर बेहतर थे, तो अब पता नहीं कितना जा रहा है। तो इस तरह की ऐसी चीजें ठीक होगी। हाँ, प्रायोरिटीज ठीक फिक्स कर लें तो ठीक होनी शुरू हो जाएंगे। समीर साहब, ये जो बड़ी इन्होंने सराहत के साथ इसके की बात, आप ये इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने जो बात की है इस पे भी, और सेकंडली ये जो पॉइंट आउट किया हारून साहब ने कि यार कैपेसिटी नहीं है इनमें, ये वो लोग नहीं है जो ये बातें समझ भी सकें जो हारून साहब कह रहे हैं, कुजा के इस सिचुएशन को अरेस्ट करें। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हारून साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है।
उन्होंने कहा कि ताकत जिसके हाथ में होती है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास आती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं काजी साहब, मुझे ये बताइए कि जनरल बाजवा का डाटा लीक होता है कि जी अरबों रुपए उनके ख़ानदान के पास हैं, टैक्स है, वो क्या करते हैं, वो एक सहाफ़ी को पकड़ लेते हैं कि तुमने ये डाटा क्यों लीक किया। ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि जनरल साहब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये कहाँ से बना लिए पैसे आपने। ये है वो सवाल, ये है वो बात जो अभी हारून साहब कह रहे थे। तो पाकिस्तान में ताकत के जो मराकज़ हैं, जब तक ये इस तरीके से सोचेंगे कि हम एक कल्ट की सूरत में हैं और हम ही सुपीरियर हैं और हम ही ने सब कुछ करना है और ये किसी को कोई पता ही नहीं है काम करने का और हमने जो किया वो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसका, यानी आप मुझे देखें ना, कोई ऑडिट तो कहीं होता नहीं किसी चीज़ का। तो ये पाकिस्तान का मसला है। ताकतवर जो लोग हैं, अगर जब तक वो अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं शुरू होती तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और बाकी जो आपने एतजाज साहब की बात कही है, जी सर, जी प्लीज मुकम्मल करें समी साहब। वो उसमें बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। ये अभी मरियम साहबा आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है, पीडीएम के पास तो बंदे ही नहीं है 35 इलेक्शन लड़ने के लिए। वो सारे टिकट होल्डर्स ने कह दिया कि हम तो नहीं आएंगे जी, ये इमरान खान का मुकाबला कौन करे, तो नवाज शरीफ कहाँ से आएगा। अच्छा हारून साहब, ये एक जो पॉइंट आउट किया, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि एक आपने की, एक मिसाली अदवार की बात की, हमारी एक मज़ीम रवायात की बात की, मज़हब की बात की, ये जो सिलसिला है, और खान साहब भी कहते हैं जनाब कि डाटे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये क्या तो वो देखे ना, बेसिक प्रिंसिपल देखना पड़ता है ना। हम चले जाते हैं, हम पगडंडियों पे चले जाते हैं। एक सूफी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, आलम आदमी भी थे, सच्चे और खरे भी थे, जैसा एक सूफी होता है। बस ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, आपको तान पड़े होते हैं, सिर्फ दावे होते हैं। उनसे किसी ने कहा, सूफी साहब आप दुरूद ताज पढ़ते हैं, फलाना दुरूद पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मैं पक्की सड़क पे चलता हूँ, दुरूद इब्राहिम ही पढ़ता हूँ। पक्की सड़क पे चलना चाहिए, पगडंडियों पे नहीं। जो बात समी इब्राहिम साहब ने कही है उसको एक और एंगल से देखें। कुरान मजीद कहता है वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। वो जो, अगर तुम में अकल है, तुम में से कुछ लोग जो अकल रखते हैं वो जानते हैं कि जिंदगी किसास में है। किसास क्या है? किसास ये है जितना किसी का कसूर है उतनी उसको सजा मिले प्रॉपर तरीके से, ना ज्यादा सजा मिले ना कम सजा मिले, बस सजा लाजमी मिले। अब आप जनरल बाजवा की तो अकाउंटेबिलिटी छोड़ दें, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने नवाज शरीफ से सुलह कर ली और आपने जरदारी साहब जो है वो आपके हलीफ हैं। कुछ शोरिश कश्मीरी का मिसरा मुझे याद आता है कि भाई असल इनहराफ जो है, यानी उसमें नुक्ता यह है कि असल इनहराफ फिक्री होता है। जब जहनी और फिक्री तौर पे आप भटक जाएं तो अमली तौर पे भटकेंगे। वो मिसरा ये है, अबू सुफियान के पोते की गुलामी कर ली, वो यजीद की गुलामी कर ली। जब आपने यजीद की गुलामी कर ली तो इस्लाह कहाँ से होगी? तो ये छोटे छोटे यजीद ही है ना, कोई कम कोई ज्यादा। तो अब हमसे कहते हैं भाई नवाज शरीफ को गवारा करो, जरदारी को गवारा चलो। अब मैं इमरान खान को तो किसी न किसी तरह गवारा कर लूंगा, इमरान खान साहब कौन से कायदे आज़म हैं, लेकिन अब मैं नवाज शरीफ को मेरे ऊपर बिठाएंगे और जरदारी को बिठाएंगे। कराची के इलेक्शन में क्या हुआ यार, वो इलेक्शन जीता है, कुछ से बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि वो इलेक्शन जीता है? वहां ज्यादा सीटें जमात इस्लामी की हैं, उसके बाद इनकी हैं। अब पीटीआई की हालत देख लें, जिसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता है। मैंने खान साहब से कहा एक इंसान का बच्चा भी नहीं है कराची में, उन्होंने कहा एक भी नहीं है। अच्छा, ये जो बात अभी समी साहब ये कर रहे हैं, मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ मुख्तसरन। ये समी साहब, ये सिस्टम जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, इसमें ऊपर आने के लिए कोई किरदार की ज़रूरत, बल्कि वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। दैट्स वाई, क्योंकि इतने पैसे, इतनी क्लाउट, इसके बाद आप इलेक्ट होंगे, वजीर बनेंगे, वजीर आज़म बनेंगे या ताकत, तो ये डिलीवरी नहीं कर रहा। तीसरी जमहूरियत में फिल्टर होकर नेक बंदे क्यों नहीं आए, वो कहाँ चले गए हैं? पहले आप बताइए, फिर मैं हारून साहब से पूछता हूँ। समी साहब देखिए, जब रेस ऐसी लगी हुई है कि जिसमें जो ईमानदारी की बात लेके चल रहा है वो कुचला जाएगा उस रेस के नीचे आगे, तो कौन आएगा आगे आएगा? आप इलेक्शन के सिस्टम को देख लेना। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको चाहे कौमी असम्बली का है चाहे सूबाई असम्बली का है, 10 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम, बल्कि 15 करोड़ चाहिए होगा। तो वो कौन सा कारोबार है जो 15 करोड़ वो लगाएगा बना के इस पे? फिर तो पहले तो वो 15 करोड़ उसने इकट्ठे करने हैं,
फिर अगले इलेक्शन के लिए 10-15 करोड़ और इकट्ठे करने हैं, फिर जो पूरा साल 2 साल डेरा अपना चलाना है उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो इस वक्त जो निज़ाम है ये तो कोई अच्छे लोगों को लाने के लिए है ही नहीं। ये निज़ाम तो उन लोगों को लाने के लिए है जो बेसिकली वो जो ब्लैक मनी है उसमें हकदार हैं और हिस्सा देते हैं और लेते हैं। तो ये इस निज़ाम में तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये किसी तरह भी कोई ईमानदार दो बातें मैं आपसे आदमी नहीं आ सकता। मैं 2 बातें पूछूंगा, समी साहब साथ ही रहिए। ये 2 बातें पूछूंगा। एक तो ये कि ये सरमायादाराना जमहूरियत, लोग फिल्टर होके आते हैं, फिर नेक लोग आएंगे। तीसरी हमारी इंडिया में तो मार्शल लॉ ही नहीं लगा, वहाँ पे मोदी बैठा हुआ है। तो ये एक तो इस पर कमेंट कर दें। और सेकेंडली मैं ये पूछूंगा कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी शिकस्त और रेख्त के आसार हैं। कल मैं आपका शो देख रहा था, उस पर भी काइंडली इन 2 बातों पे रहनुमाई फरमाइएगा। हारून साहब, मुस्लिम लीग में शिकस्त और रेख्त के आसार नहीं है। मुस्लिम लीग अंदर से टूट रही है। हर चीज की एक उम्र होती है। कुरान मजीद कहता है लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर ग्रोह के लिए हमने मौत रखी है। भाई ये मुस्लिम लीग का किस्सा पाक है। ये जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता होता है, हर चीज बतदरीजी होती है। जरदा वो उसका 1% आए हैं वोट बिलावल के, और नून लीग 19% है। नवाज शरीफ सख्त गुस्से में है, कर कुछ सकता नहीं, भाई पे सख्त नाराज है। और भाई जो है उसकी नहीं मान रहा है। बहुत सी चीजें मुझे पता है। अब हर चीज जो है वो ज़ाहिर बयान नहीं की जा सकती, और हर चीज के बयान करने का एक वक्त होता है। तो ये तो उसमें तो शिकस्त और रेख्त। दूसरी बात आपने क्या पूछी? ये जो हम कहते हैं कि जी फिल्टर होके जमहूरियत में बार बार तीसरा इलेक्शन बार बार होके आ रहा है। क्या ये कैसी जमहूरियत है यार? भाई कराची में क्या इलेक्शन हुए? कराची में पीटीआई को नंबर 1 होना चाहिए था। ये बड़ी सादा सी बात है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो जमात इस्लामी ने 4 साल काम किया। जमात इस्लामी पॉपुलर पार्टी तो नहीं है। जमात इस्लामी ने काम किया ना। और ये नेमतुल्लाह खान की विरासत थी, एक वो फैक्टर था, और एक हमने 4 बरस काम किया, और 2 साल तो दिन रात काम किया। और फिर वो उनकी 7-8 सीटें होना ये चाहिए था कि 95-96 सीटें होती जमात इस्लामी की, अगर काउंटिंग ठीक होती। बाकी तो पैसे का इस्तेमाल तो अलग है। वो इस मौजू को आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो पीटीआई जिसकी 100 सीटें होनी चाहिए थी, उसकी 40 कैसे हो गई? और हैदराबाद में आप मुझे बताइए कि 34% बिला मुकाबला कैसे हो गया? पुलिस की मदद से और सिविल सर्विस की मदद से हो गया, और मज़ाहमत करने वाला कोई था नहीं। इमरान खान साहब जख्मी हैं। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, काराड़ा कार नहीं सानू किसी का डर नहीं। अपना वो असद उमर साहब जो हैं वो जहाज में बैठते हैं, वो आ जाते हैं इस्लामाबाद, इलेक्शन लड़ते हैं। वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। फैसल वापडा को बनाया वो महंगा खान, यार ये क्या किया? वो अपना असद उमर, यार ये क्या किया? उन्होंने कहा ये बोलता बड़ा अच्छा। मैंने कहा मेरे मोहल्ले में 3-4 आदमी जो अच्छा बोलते हैं उनको भी बना दें, सेनेटर बना दें, मैंने बना दें। वो उसने क्या किया? अच्छा, मैं तो इनको जब भी मिले कहता रहा। अव्वल तो जब वज़ीर आज़म बन के ज़ाहिर बिजी हो गए, और तो हम भी कोई हाज़िर खिदमत होने में कोताही करते हैं। तो ये किन लोगों को? उस्मान बुज़दार, यार उस्मान बुज़दार वाले तजुर्बे के बाद तनवीर इलियास, और तनवीर इलियास 2-3 बजे दफ्तर जाता है, अपनी बुलाई हुई मीटिंग में नहीं जाता। इससे थोड़ी होता है काम करना। ये टीवी का प्रोग्राम है, टीवी के प्रोग्राम में आप अफोर्ड कर सकते हैं नालायक आदमी को रख लें। बावर्ची ने नालायक रख सकते हैं, ड्राइवर ने नालायक रख सकते हैं, वजीर आला और वजीर आज़म नालायक रखते हैं। इस तरह थोड़ी होता है भाई। दुनिया में पॉलिटिकल पार्टियां कैसे होती हैं? मसलन ये आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में पार्टी के वर्कर फैसला करेंगे यहाँ एमपीए का टिकट किसको दिया जाए, एमएनए का किसको दिया जाए। खान साहब कहते हैं मैं दूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं दूंगा, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं दूंगा। ओ भाई आप कैसे देंगे? अब बादशाह अभी तक हम उसी जागीरदारी और मलूकियत के दौर में रह रहे हैं। वही शख्सियत परस्ती है। हमने एक के बाद दूसरा तजुर्बा करके देख लिया। मैं फिर कहता हूँ इमरान खान भी गवारा हैं, पार्टी उन्होंने भी नहीं बनाई। वो पार्टी तो हो यार। देखिए ना काजी साहब, मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे दोस्त हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप क्यों नहीं लड़ सकते जी कौमी असेंबली का इलेक्शन? वो पैसे का भी इतना मसला नहीं है। पैसे अगर रीजनेबल पैसों से इलेक्शन लड़ा जा सकता हो तो शरीफ लोग जो है पैसे जमा करके दे देंगे, माकूल लोग। लेकिन हम में से अगर कोई इलेक्शन लड़ेगा तो इमरान रियाज लड़ेगा, ठीक है ना, और तो कोई नहीं ना लड़ सकता।
अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने, लेकिन ये समी साहब आपसे भी और फिर अरुण साहब से पूछूंगा, ये आखिरी सवाल मेरा, ये कह रहे हैं कि अब मरदमशुमारी होगी, मरदम शनासी का तो हाल हमने देख लिया जो सियासत करती है, जो अरुण साहब ने, हमारे बड़े भाई, उन्होंने फरमाया। तो ये बताएं कि अब ये क्या एक हीला है इसको आगे लेके जाने का अक्टूबर तक? बड़े मासूम हैं आप सईद काजी साहब, बहुत ही मासूमाना सवाल है। आप, मुझे वसीम बादामी नजर आया आज आपके अंदर। भाईजान, ये सारा कारखाना इसीलिए है कि इलेक्शन वो जीत नहीं सकते तो क्या करें, कभी वो हल्का बंदियां ले आते हैं, कभी कुछ और ले आते हैं, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो तारीख को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं शायद खाकान अब्बासी साहब को सुन रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि अगर मुल्क की हालात ख़राब हों तो यही असम्बलियाँ जो हैं इनमें 1 साल की मज़ीद तोसी की जा सकती है। तो ये जैसे आपने यानी मज़ीद हालात की खराबी दरकार है, नतायज आने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए कैसे इलेक्शन होंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि हम देखें ना, तीसरा दौर तो अरुण साहब हमें दे रहे हैं, कहते हैं कि अगर हालात ख़राब हैं तो वो ही बात है ना यार, वो नीला थोथा भैंस को दे दिया था तो उसने कहा यार तूने भी वही दिया, मेरी आधा घंटा तड़प के, तो यानी वही दवाई दोबारा दें, कम से कम इसमें क्लेंजिंग हो, कोई सिस्टम बदले। या खान ने कोशिश की थी यार कोई मशीनें ले आओ, कुछ और कर लो। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है इसमें तो यही सामान निकलेगा हारून साहब। जाहिर है भाई, वो आइंस्टाइन ने कहा था कि 1000 दफा वही तजुर्बा करें, वही केमिकल्स डालें तो वही नतीजे। उसने कहा इंसेनिटी क्या है, व्हाट इज इंसेनिटी, कि आप वही तजुर्बा 1000 दफा कर रहे हैं, वही नतीजे निकलेगा। एक दफा गलती हो गई तो उससे सबक सीखना चाहिए। देखिए, गलती से कोई तबाह नहीं होता, गलती पर स्टैंड लेने से तबाह होते हैं। ठीक है ना, आप इस बात से एग्री करते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। गलतियां तो हर आदमी करेगा, सुपर पावर्स करेंगे, इवन थिंक टैंक भी गलतियां करेंगे, गलत नताइज अखज़ कर लेते हैं, सर्वे गलत हो सकता है, जो चीजें ना ठीक होनी चाहिए उसमें भी गलती हो जाती है। जब आप सबक सीखने के लिए 71 बीत गया, मैं उस वक्त अखबार में काम करता था, मैं अपनी आंखों से उस छत पे मैं चढ़ा अपना वॉशरूम जाने के लिए, मैंने अपनी आंखों से लाहौर रेलवे स्टेशन के पटरी तरफ बम गिरते हुए देखे। लक्ष्मी चौक में मैं जा रहा था 71 में, तो वो गोलियां बरसी, को अल्लाह को जिंदगी मंजूर थी, मैं बच गया, मेरे इर्द गिर्द गोलियां बरसी। 71 का तजर्बा करने के बावजूद, और मशरकी पाकिस्तान में तो जो बेगुनाह इंसानों का खून बहा उसके तो अल्फाज ही नहीं है। आप फिर 71 की तरह जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उस पर गोलियां बरसाते हैं। उसको शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया था, इस पे गोलियां बरसाई। उन्होंने इमरान खान पे थोड़ी गोली बरसाई, जमहूरियत पे बरसाई, मेरे ऊपर बरसाई, आप पे बरसाई। भाई अगर जमहूरियत है तो जो आदमी सबसे पॉपुलर है उसको आप कत्ल करना चाहते हैं। अब एतजाज अहसन साहब ये बात कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, इसलिए कि एतजाज अहसन साहब के पास कोई शवाहिद होंगे। दूसरे ये, अब वो इतने बुजुर्ग हैं, इतने अहम हैं कि उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। वही बात जब एतजाज अहसन कहते हैं किसी की मजाल नहीं है कि जवाब दे, और वही जब कह दी अपना आजम सवाती ने, तो आजम सवाती के साथ क्या हुआ? लेकिन सच बोलने की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। गनीमत है कुछ लोग, वो क्या हाईली लाइक ऑलवेज हाईली वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो आपने हमें एनलाइटन किया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। समी इब्राहिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तौफीक अता फरमाए और बेहतर हालात आएँ। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो मईशत के मामला बड़े गंभीर हैं इस पर बात करेंगे। इंतहाई माहिर हमारे डॉक्टर शफाक हसन खान साहब हमारे साथ होंगे और हम पूछेंगे कि क्या रास्ते हैं जो अल्लाह ताला हमें दिखाए और हम इस क्वैगमायर से निकलें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है नोटेड इकोनॉमिस्ट और इंतहाई एक आला तालीमी इदारे के प्रिंसिपल नस्ट के जनाब डॉक्टर शफाक हसन खान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। स्ट्रेट अवे एक सवाल और फिर आपका टेक। इंतहाई लीथल आलमी मालियाती इदारे एक तरफ, खौफनाक माशी बुरान दूसरी तरफ, और खौफनाक पोलिटिकल बुरान एक दूसरे के गिरबान हाथों में। कोई वे आउट है, कोई रे ऑफ होप है डॉक्टर साहब? फिलहाल तो मुझे कोई रे ऑफ होप नज़र नहीं आता है। आपने सही कहा कि एक तरफ ब्रूटल IMF है और दूसरी तरफ
एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। कुछ चीज़ों को जानबूझ के, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ख़राब किया जा रहा है, और साथ साथ ये जो सियासी जो कैफियत है इस मुल्क की, कभी आपने भी तसव्वुर किया होगा, ना मैंने कभी तसव्वुर किया कि अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को इतने गंभीर हालात में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक वक्त में हुई हैं। नंबर 2, कोई एक ऐसा वॉइस आपको नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में जो कहीं से निकले और फिर इन सब लोगों को इकट्ठा करके कहे कि यार खुदा के वास्ते अपने मुल्क की तरफ तो देखो। तब पाकिस्तान में इस तरह के चैलेंजेस हमने माजी में भी देखे हैं। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था तो हम पे जब सैंक्शन लगे तो हम भी इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए थे, लेकिन उस वक्त एक गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट था, जिसकी वजह से हम निकल कर चले आए उस क्राइसिस से। आज उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस क्रिएट किया गया है मुल्क में, लोग ने अंदर से भी मिलके उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा मैंने। और दूसरा ये है कि ऐसे हाल में कोई पाकिस्तान में इस वक्त एक भी ऐसा सीनियर वॉइस नहीं मिल रहा कि जो इन सब लोगों को इकट्ठा करे और मुल्क के वास्ते इनको इकट्ठा करके इनसे कहें कि खुदा के वास्ते मुल्क का तो ख्याल करो। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेन वॉइस इन द कंट्री। ये बड़ा डेडली कॉम्पिटिशन हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ ना मईशत के यानी कंक्रीट यानी सवाल ज़ाहिर है आपके अलावा किससे करेंगे। 4-5 बिलियन के या 4 भी लोग कह रहे हैं बिलियन डॉलर है। 1.1 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने आज होल्ड कर लिया हमारा। और कल मैं हफीज़ पाशा साहब से बात कर रहा था, आपका भी टेक लूँगा। वो कहते हैं कि अगर प्रोग्राम ले लें तो कुछ 30-35% की इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ना हुआ तो 70-80% चली जाएगी। डू यू थिंक दिस इज़ द सिनेरियो क्लोजर टू रियलिटी आपके ख्याल में? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके अच्छा हुआ आपने सवाल उठा दिया। जब मैं मिनिस्ट्री में था, 1998 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी हमारे पास चूँकि डॉलर हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था। आज तो सैंक्शन तो नहीं है, लेकिन उस वक्त सैंक्शन लग गया था हम पे और कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन हम हर डेट की पेमेंट अपने टाइम पे किए चले जा रहे थे। तो उस वक्त हमने ये कहा कि भाई आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, अगर हमने डिफ़ॉल्ट किया तो क्या होगा। तो मुझे ये कहा गया था कि आप ज़रा वो सिनेरियो बनाओ कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या बनेगा। तो मैं वो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बात बताई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं इस रास्ते पे हमने नहीं चल रहा है बिल्कुल। तो वो क्या था, देखें, कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कब करता है? जब उसकी जेब में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, अदायगी के लिए इसके बाद पैसे नहीं हैं। तो जब उसकी जेब में पैसे ख़त्म हो गए तो हम जैसा एक इंपोर्ट डिपेंडेंट जो कंट्री है वो कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके जेब में कैश नहीं होंगे। वो लेटर ऑफ क्रेडिट उसका खुल नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई जो करस्पॉन्डिंग बैंक होगा वो तो कहेगा आपने जो डिक्लेयर कर दिया है आपके तो जेब में पैसे नहीं है, डिफ़ॉल्ट किया हुआ है आपने। तो कैसे हम आपको गारंटी दें कि आप जब यह आपका माल आएगा तो आप पेमेंट करने के काबिल होंगे। तो आपके तमाम इंपोर्ट जो हम करते हैं, चाहे वो खुर्दनी तेल हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो आटा हो, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, ये अपने गैस इंपोर्ट कर रहे हैं या हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, दवाएं इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम वही इंपोर्ट करेंगे जिसके लिए हमारे पास जेब में कैश है। जब कैश नहीं है तो हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब आपकी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री की नहीं आएगी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो आपके सड़कें भी अंधेरी हो जाएंगे, ऑफिस से दफ्तर भी अंधेरे में पड़ जाएंगे, हर चीज़ अंधेरा हो जाएगा। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, दवाएं नहीं आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लोग जो इस किस्म के मरीज हैं, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि उनको दवाएं नहीं मिलेंगी, अस्पताल में बुरानी कैफियत होगी, पेट्रोल के लिए लंबे लंबे लाइन लगी हुई होंगी, और बट आई कैन गो ऑन एंड ऑन। आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर ये कि हमारा जो PI का जहाज जाता है बाहर, वो कहाँ लैंड करेगा? लैंडिंग चार्ज के लिए पायलट को जेब में पैसे लेके जाने पड़ेंगे कैश की शक्ल में।
कि जी हम हमें लैंड करने की इजाज़त दे दें, हम पैसे जेब में लेकर आ रहे हैं, तो वो आपको उतरने की इजाज़त देगा और फिर आप वहाँ कैश पे करेंगे उनको। अभी तो बाद में अकाउंट सेटल हो जाता है ना, हमारे दफातर हैं वहाँ पर PI के उनके ज़रिए से वो सेटलमेंट होता है, वो नहीं हो सकेगा तो जहाज़ भी आपके रुक गया, कोई मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। डॉक्टर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल बड़ा अहम है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है अगले हफ्ते डॉलर आ रहे हैं, आसमान से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, ये क्या इसकी क्या रैशनल है? आई डोंट नो कि कुछ अरेंजमेंट किया होगा कहीं से, तो वो आ रहे होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नर ने ये बात की है तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगा कि कहाँ से आ रहे हैं। तो वो उससे ये है कि थोड़ा सा सुकून तो नहीं ले कहूँगा कि सुकून ले सकता है गवर्नर, लेकिन ये है कि जो बहरानी कैफियत आजकल मार्केट में है, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए, शायद कुछ लोगों के LCs वगैरह खुलने लगे, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स के LCs खुलने लगे। अभी तो सब बंद किया हुआ है हमने, अल्लाह करे ऐसा हो। वो तो वर्चुअली मुझे रिपोर्ट हुआ, ऐसे सोशल मीडिया पे कहना तो नहीं चाहिए, कि वो ऑलमोस्ट दे हैड टीयर्स इन देयर आइज कि खुदा का वास्ता LCs खोलें, डैमरेज जो है वो 3 गुना हो गया है उस चीज़ से जो हम मंगवा रहे हैं। मैंने देखा है आज वो जो हमारे बिजनेस लीडर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, मैंने उसको भी देखा है, जो सवाल वो कर रहे थे एक दूसरे से उसको भी देखा है, मैंने गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। देखें गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर के पास जेब में पैसे थोड़े से रह गए, अब उसने इसको मैनेज करना है। हमारे जो लोग हैं बिजनेसमैन वगैरह, ये उसी तरीके से बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे, अब जाहिर सी बात मैं उनको ब्लेम तो नहीं करूंगा, उनका कारखाना है, उन्होंने कहीं माल पहुंचाना है, किसी टाइम पे पहुंचाना है, वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका LC नहीं खुलता है, तो उनकी शिकायत वजह है। लेकिन मैं गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखता हूँ, उसकी जेब में पैसे नहीं है, वो क्या करे? क्या उसी तरीके से जैसे बिजनेस एज यूजुअल था, जो भी LC आता था सब ऑनर होते थे और सब खुलते रहे हैं, डॉलर स्टेट बैंक दे रहा है, क्या वो स्टेट बैंक अब कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता है। तो वो अब मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि 4 बिलियन है, इसके मजीद नीचे ना चला जाए, वो 4 बिलियन उसके जो पास पड़े हुए हैं इसको किसी तरीके से खींचते जाओ, वक्त गेन करते जाओ। ये वक्त गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान कहीं से कोई पैसा वैसे आ जाए तो थोड़ा सा रिजर्व में हमारा इजाफा हो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या देखें, एक कह रहे हैं कि जनाब ये दे विल नॉट लेट अस डाउन, गिरने नहीं देंगे, न्यूक्लियर स्टेट हैं, दिस एंड दैट, नाक पानी से बाहर रखेंगे, डू यू बाय दिस? देखिए पता नहीं कौन कह रहे हैं, लेकिन मेरे भी कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं पाकिस्तान के, उनसे मेरी भी बहुत बातें हुई हैं इस पे। वो यही कहते हैं, और मैं आपको वर्बटम कोट कर रहा हूँ विदाउट नेमिंग दोस्त, कि देखो तुम लोगों ने अपने घर में आग लगाई हुई है और हमें कहते आओ हमें बचाओ इस आग से। हम कैसे तुम्हें बचा सकते हैं इस आग से? पहले आप अपने घर की आग को तो बुझाओ ताकि हम आए और आपका हाथ थामे। हम आपको डूबने नहीं देंगे, ये लफ्ज़ उन्होंने मुझे भी कहा था कि हम आपको डूबने नहीं देंगे, हम आपका हाथ थामेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते अपने घर को तो ठीक करो पहले। तो डू यू सी एनी, ये मैसेज था उनका हमारे लिए? जी मुझे मैसेज उन्होंने कन्वे किया, जो रेलेवेंट क्वार्टर हो सकते हैं मैंने वहाँ भी उनसे शेयर भी किया इस चीज़ को। लेकिन डू यू थिंक ये लगता है ये रियलाइजेशन है टॉप पे जो लोग यहाँ के मालकान रियासती कह लूँ? नॉट एट ऑल, कोई रियलाइजेशन नहीं है। उनके नज़दीक बिजनेस एज यूजुअल है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, रोज क्या हो रहा होता है सियासत में, आप सभी देख रहे होते हैं। आपको लगता है कि कोई कहीं पर कोई कंसर्न है? ये आखिरी सवाल ये कि ये अगर ये क्या लगता है आपको कि ये 4 बिलियन जो हमने रोके हुए हैं और इसे बचाना भी चाह रहे हैं, तो डू यू थिंक कि ये कैसे बच पाएंगे? क्या डिप्लीट खुदा न खास्ता, अल्लाह गॉड फॉरबिड? देखें मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो श्रीलंका के जो कैफियत थी ना फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में, उनके भी डॉलर हमारी तरफ से ख़त्म होते चले जा रहे थे, कम होते चले जा रहे थे।
तो उनके पास भी पैसे नहीं थे कि चीज़ों को इंपोर्ट कर सके, तो वहाँ पर शॉर्टेजेस चीज़ों की हो गई, कीमतें बढ़ने लगी और उसके बाद महंगाई भी बढ़ने लगी, पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो लाइनें लग गई हैं। तो एक बहरानी कैफियत में श्रीलंका आ चुका था फरवरी और या मार्च में। आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बिजनेसमैन ने जिस तरीके से चीखो पुकार की है, ये वही श्रीलंका ऑफ फरवरी ऑफ मार्च है। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। श्रीलंका ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि हम अब डिफॉल्ट कर रहे हैं, हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, हम कोई डेट की पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वो 12 अप्रैल 2022 को किया था। हम फरवरी मार्च में इस वक्त जो श्रीलंका था जहां था, आज हम वहां पहुंच चुके हैं। ये बात सर क्या बॉटम आ गया है? श्रीलंका का बॉटम आ गया है क्या? वो वापस आ रहा है? नहीं, श्रीलंका अभी तो नहीं आ सकेगा। श्रीलंका बहुत लंबे मुद्दत श्रीलंका एक मसाइल में फंसा रहेगा, मैं आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यू ऑलवेज एनलाइटन अस। और बड़े सादा अंदाज में हमें गंभीर मसाइल, क्योंकि मैशत एक ज़माने में हमें लगती थी कोई आसमानी काम है, ये हमारी ज़िंदगियों को डायरेक्टली मुतासर करता है। हमें बेहतरी की तौफीक दे और हम आखिरी हद ना ही देखें और वापस आ जाएँ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।